हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी लोग? आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर। आपके इसका के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा इसका का है उसका नाम आप सभी को पता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अब इस ऑडिट के अंदर कई सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, बट आज के सेशन के अंदर हमारे पास जो इतनी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं गाइस कि यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहले गाइस हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ आईएएस ऑडिट, वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गाइस that what are the continuous audit tools or the embedded tools, right। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमको 5 टूल्स पढ़ने हैं और इन 5 में से कोई भी एक आपके एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स में बतौर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो वो हमें बारी बारी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गाइज हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई आईटीएफ क्या होता है, वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ स्कार्फ मास्टर फाइल के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद एक एक्सेप्शन लॉग फाइल क्या होता है वो क्वेश्चन है, और बाद में हम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। सो सभी तरीके से हमें जो पढ़ना है वो ये है कि आखिरकार सिस्टम ऑडिट क्या चीज़ होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करें। आने वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे हम ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट नाउ। हमें बार बार ये समझाया जाता है कि जहां पे कंप्यूटर होता है वहां पे सिस्टम ऑडिट होता है, राइट। ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई छोटा दुकान है या शॉप है, राइट, अगर हम वहां पे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमें वहां पे सिस्टम ऑडिट डालने की जरूरत है? आंसर बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार हमें कहाँ पे सिस्टम ऑडिट के टूल्स की जरूरत पड़ती है गाइस। आइए इस एग्जाम्पल को स्टडी करें। हम सभी जानते हैं गाइस एक डिपार्टमेंट हमारे भारत का जिसे हम कहते हैं रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है। अब रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में एक बात जानो गाइस कि हर रोज के यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शंस हो गए। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली गाइस रेलवे डिपार्टमेंट हर रोज के 3 करोड़ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं, राइट। अब मान लो गाइस आपके बॉस ने आपको बोला कि जा भाई वहां पे जाके रेलवे डिपार्टमेंट के टिकट्स का ऑडिट करके आ। दोस्त आप कैसे करोगे? आप मेरी बात समझो, 3 करोड़ पर डे है यहाँ पे, पर एनएम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एनएम के ट्रांजैक्शंस आप अज्यूम कर सकते हो। आप कहेंगे सर जी ऑडिट में हमको पढ़ाया जाता है और सैम्पलिंग। अरे मेरे भाई सैंपल करते करते भी कितना करोगे? एक वक्त आएगा जब थक जाओगे। अगर आप 10% भी यहाँ पे सैम्पलिंग लोगे तो भी हर दिन का 30 लाख ट्रांजैक्शंस वेरीफाई हुआ। बेटा ये हमारे बस की बात बिल्कुल नहीं होती। तो फिर करेंगे क्या? हम ऑडिट नहीं करेंगे क्या? ऑफ कोर्स बेटा करना है, लेकिन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पूरा रेलवे जो होता है वो कैसे काम करता है। एक इनपुट होता है जिसे हम कहते हैं टिकट की डेटा एंट्री। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। एंड ऑन दैट बेसिस गाइस हमें एक आउटपुट मिलता है जिसे हम कहते हैं हमारा स्टोरेज, या हम उसे हमारा रिकॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। दोबारा फोकस करो यहाँ पे, हमारा डेटा एंट्री, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा आउटपुट, जनरली ये रेलवे डिपार्टमेंट में होता है। अब जरा फोकस करो गाइस, 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कि जहां पे ऐसा कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले आपके चैप्टर नंबर 6 का एक अच्छा सा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे जानो गाइस कि यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए हम किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट नहीं करते। यहाँ पे यूजर खुद डेटा एंटर करता है, तो यूजर खुद यहाँ पे डेटा एंट्री करता है, हमारी पहली बात। दूसरी बात माय डियर फ्रेंड, जो प्रोसेसिंग होता है वो ऑल टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, राइट, कंप्यूटराइज्ड होता है। और एक खास बात, एंट्री करने के बाद कोई एविडेंस नहीं बचता।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रेलवे ने एक बार टिकट इश्यू कर दिया तो ऑडिट एविडेंसेस के लिए उसकी दूसरी कॉपी रखेगा कि भाई तू वहां ऑडिटर और इसको चेक कर ले? आंसर है नहीं। तीसरा मतलब ये हुआ गाइज, यहाँ पे लैक ऑफ ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। जरा गौर करना हमारी बात को, लैक ऑफ एविडेंसेस, एविडेंस कोई भी नहीं रहता, ऐसे माहौल में हमें ऑडिट करना रहता है। तीसरी बात गाइस, जो भी आउटपुट रहता है उस आउटपुट का कोई फिजिकल कॉपी नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक गाइस कि क्या हर दिन रेलवे डिपार्टमेंट शाम को जितने भी टिकट्स इश्यू हुए उसका कॉपी बना के रखता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं दैट लैक ऑफ प्रिंटेड आउटपुट्स, हमारे पास प्रिंटेड आउटपुट्स भी शाम तक नहीं रहते। ठीक है, एक और बात, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सेल्फ जनरेटेड होते हैं। अगर आप अपनी स्टडी मेट को खोलेंगे उसमें ये पॉइंट आया है दैट सेल्फ जनरेटेड ट्रांजैक्शंस। और कंफ्यूजन, सर ये क्या होता है? एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स के अंदर दो ट्रांजैक्शन देख लो, एक है इंटरेस्ट, दूसरा है डेप्रिसिएशन। जब भी क्वार्टर खत्म होता है उस इंटरेस्ट की एंट्री ऑटोमेटिकली सिस्टम में हो जाती है। कोई अकाउंटेंट उन इंटरेस्ट की एंट्री को करने के लिए नहीं बैठता। मतलब क्या हुआ, सिस्टम खुद उस एंट्री की डेबिट क्रेडिट समझ के सिस्टम में डाल देता है। मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? सेल्फ जनरेटेड ट्रांजैक्शन, सेल्फ जनरेटेड ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों आपने आपके ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है ऑडिट ट्रेल। ट्रेल आप सबको पता है, ट्रैकिंग है ना, उसके बारे में मैं अभी नहीं समझाऊंगा। बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, अगर हमारी जो डेटा एंट्री है वो यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड होती है तो हमें कोई ट्रेसेस नहीं मिलते। कोई ऑडिट ट्रेल फिजिकली अवेलेबल नहीं होती। ऑडिट ट्रेल तो होती है लेकिन प्रोग्रामिंग फॉर्म में रहती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है। तो एक और बात आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड दैट वन इज कि जो ऑडिट ट्रेल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल ये हुआ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हम समझाएंगे कैसे। सिंपल गाइस, इन सारी बातों को पॉइंट वाइज लिख के उसके एग्जाम्पल कंटेंट वाइज लिख दो। बड़ा हमारा काम हो गया। एक बार यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। गाइस ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमारे एविडेंसेस भी इसी फॉर्म में रहेंगे। यूजर खुद एंट्री करता है, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कोई ऑडिट एविडेंसेस हमारे पास नहीं रहते, हमारे पास कोई प्रिंट आउट्स भी नहीं रहते। ओके, सेल्फ जनरेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं और ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामिंग फॉर्म में होती है। एक बेटा एक और चीज आप कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए, हालांकि ये आपके मटेरियल में नहीं है लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हो, थोड़ा सेंस करके इस पॉइंट को बना सकते हो कि यहाँ पे ज्यादातर ट्रांजैक्शन वॉल्यूमिनियस होते हैं। मतलब यहाँ पे हर रोज के 50-60 ट्रांजैक्शन नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया है, रेलवे, और दूसरा है हमारा बैंकिंग। यहां तक समझ में आया हमारी पहली चीज? ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑडिट के पॉइंट पे आते हैं। बेटा मैंने एक क्वेश्चन किया था इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि भाई अगर मैंने आपको रेलवे में अपॉइंट किया, ऑडिट कर लो, करोगे कैसे? क्योंकि आप ट्रांजैक्शंस पे तो जा नहीं सकते। तो क्या बेटा आप अगर सीए हो तो उसको सीए साइन किए बिना वापस आ जाओगे? साइन भी तो करना पड़ेगा भाई। क्यों? पैसा किस लिए मिलता है, पर करेंगे कैसे? सबसे बड़ा चीज, कई सारे लोगों ने सोचा सर हम यहाँ पे वाउचिंग नहीं कर सकते। वाउचिंग के लिए वाउचर कहाँ है? क्योंकि एंट्री खुद यूजर करता है और हमारे पास कोई एविडेंसेस ही नहीं है। तो बेटा इसका रास्ता क्या है? अब जो चीज मैं आपको कहने वाला हूं वही हमारे चैप्टर की जान है, चैप्टर नंबर 6। बेटा अगर ये टॉपिक आपने अपने दिल में थमा लिया तो आप खुद इस चैप्टर को अकेले कर सकते हो, आपको शायद मेरी जरूरत ना पड़े। फोकस हियर। आप अगर इंस्टीट्यूट के ऑडिट के सब्जेक्ट को समझते हो, वहां पे एक लिखी बात है कि ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट वाउचर को वेरीफाई नहीं करना है। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट है कि भाई यहाँ पे जो रिपोर्ट्स निकले हैं, रिपोर्ट्स में ज्यादातर हमारे पास क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं ना? हाँ, आपके ऑडिट में आता है।
तब यहाँ पे उल्टा सोचो, हम यहाँ पे रिवर्स थिंकिंग करेंगे, रीथिंक करेंगे कि भाई यहाँ पे जो आउटपुट है और अगर ऐसा एनवायरमेंट है तो ट्रू एंड फेयर व्यू कब नहीं दिखाएगा। दो बातें, जो सॉफ्टवेयर रेलवे ने इस्तेमाल किया है अगर उसमें गड़बड़ी है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बड़ा आने वाला रिपोर्ट सही नहीं होने वाला। बात को मानते हैं? ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर ये सही तो ये सही है ना। दूसरी बात, अगर बेटा जो ऐसे बंदे जो हमारे इंटरनल स्टाफ है जिसको अपन एम्प्लॉइज कहते हैं, उनके पास रेलवे के आईडी होते हैं, रेलवे के पासवर्ड्स होते हैं, अगर वो डिसऑनेस्टी करना चाहे, फ्रॉड करना चाहे तो भी बेटा हमारे आउटपुट पे प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो दो बातें ध्यान रखो, राइट। अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, रिपोर्ट सही नहीं आएंगे, और अगर हमारे इंटरनल स्टाफ गलत है, जब वो डिसऑनेस्ट है, तो भी जो आउटपुट्स आएंगे, जो हमारे रिपोर्ट्स आएंगे वो सही नहीं होंगे। और एक थर्ड बात, अगर आउटसाइडर लोगों ने अटैक कर दिया, मान लो कि हैकर है, क्रैकर है, अगर उन्होंने सिस्टम को हैक कर दिया तो भी आने वाली आने वाली आउटपुट हमारी सही नहीं होगी। तो बतौर ऑडिटर अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया, आसान है, राइट। कैसे आसान है बेटा, वही तो हम समझाने वाले आगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया और ये सही निकला, हमारा आधा काम खत्म। क्वेश्चन, सर लोगों की ऑनेस्टी को कैसे नापेंगे? वो तो हम नहीं कर सकते ना, क्या किसी के दिमाग में घुस सकते हैं ना? नहीं ना, कैसे करेंगे? पर आइए एक छोटा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट पढ़ा दूंगा, 30 सेकंड्स लूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, इंसान डिसऑनेस्टी कब करता है? एक सीधा सा सवाल है कि जब बंदा डिसिप्लिन में नहीं होता, राइट। जब बंदा डिसिप्लिन में नहीं होता है तो वो डिसऑनेस्टी करता है। लेकिन अगर मुझे किसी बंदे के ऊपर डिसिप्लिन डालना है तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल, मुझे उसको प्रेशराइज करना होगा, मुझे उसको डराना होगा। और गेटिंग माय पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डर कैसे पैदा करोगे? सोचो, अगर आपने इस आंसर को क्रैक कर लिया, मतलब ये चैप्टर आपके लिए आसान है। डर पैदा होता है रूल से, डर पैदा होता है लॉ से, डर पैदा होता है पॉलिसी से, डर पैदा होगा गाइस रेगुलेशन से, प्रोसीजर से, कंट्रोल से। तो जब आप अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स बना दो, राइट, कोई रेगुलेशन बना दो, कोई प्रोविजन बना दो, कोई स्टैंडर्ड बना दो, कोई पॉलिसी बना दो, उससे वो डरेंगे, प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में आएंगे तो डिसिप्लिन में रहेंगे, और अगर डिसिप्लिन में रहे तो बेटा अगर वो चाहे तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई? तो वो जो, मैं दोबारा रिपीट करूं, फोकस करना, वो जो हमारी प्रोसीजर है, हमारा रूल्स है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, पॉलिसी है, उन सारी चीज को हमारे इस चैप्टर में खूबसूरत नाम दिया गया है और उसका नाम है कंट्रोल। क्या नाम दिया है? कंट्रोल। मेरी बात समझ में आई? हम ऑडिट की लैंग्वेज में उसको कह सकते हैं इंटरनल कंट्रोल। अब देखो बेटा, हमारा काम क्या, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे दूं ताकि ये आपके दिमाग में और छप जाए। सोचो गाइस कि आपके पेरेंट्स खुद बैंक मैनेजर हो, राइट, और अगर आप बैंक के अंदर से 10,000 रुपए विड्रॉ करना चाहते हो, चाहे आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, क्या आप कर सकते हो? सोचो, कर सकते हो? आपके पेरेंट्स खुद वहां पे बैंक मैनेजर है। जवाब है नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकेंगे हम? क्योंकि बैंक के अंदर कंट्रोल ऐसी डाली है बेटा कि 10,000 तो दूर की बात है, 1 रुपया भी अगर वहां से विड्रॉ करना है तो काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इस एंटायर कॉन्सेप्ट को जरा गौर करना, यही हमारे चैप्टर का माइलस्टोन है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ दिया बेटा तो आगे वाली चीजें लॉजिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ऑडिटर के तौर पे हमें कहां पे फोकस करना है? 2 जगह पे। पहला, हमें सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है, अगर ये सही तो हमारे रिपोर्ट सही। दूसरा, हमें फोकस करना है इंटरनल कंट्रोल पे, अगर वो सही तो हमारे रिपोर्ट सही। अब इंटरनल कंट्रोल के अंदर ऑडिटर करेगा क्या? एक और क्वेश्चन, उसका काम क्या होगा? पर सबसे पहले उसको ये देखना होगा कि इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से डिजाइन किए गए हैं या नहीं किए गए। ये ऑडिटर का सबसे पहला काम होगा। दूसरा काम ये होगा कि अगर डिजाइन किए हैं तो क्या उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये भी ऑडिटर देखेगा। ओके, और अगर इंप्लीमेंट किया है तो क्या वो कंटिन्यू रहा है, बीच में अटक तो नहीं गया ना। बेटा ऑडिटर के ये 3 फंक्शंस होंगे। मेरी बात समझ में आई? कंट्रोल क्या है बेटा, इस टॉपिक में मैं अभी आऊंगा, बट क्या यहां तक आपको समझ में आया? है ना? सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल्स का ऑडिट हमें करना है।
जब आप इन दोनों का ऑडिट करते हो ऑल टुगेदर, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब जानेंगे गाइस कि सॉफ्टवेयर को कैसे ऑडिट किया जाता है और कंट्रोल को कैसे ऑडिट किया जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जनरली वी इंप्लीमेंट राइट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ते हैं उसके बारे में। तो अब सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा राइट, सिस्टम ऑडिट का। पहला, आपको यहां पे सॉफ्टवेयर का ऑडिट करना है राइट, जिसको हम कहते हैं सिस्टम राइट, एज वेल एज हार्डवेयर। सिस्टम मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है यहां पे। और दूसरा हमें फोकस करना है यहां पे कंट्रोल पे। अब क्वेश्चन ये आया कि आखिरकार सॉफ्टवेयर को हम कैसे ऑडिट करेंगे, जरा गौर करो यहां पे। बट यहां पे 3 टेक्निक्स हमें देनी है, सॉरी 3 नहीं 4 यहां पे है राइट। पहला है ब्लैक बॉक्स टेक्निक, दूसरा जिसको हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेक्निक, तीसरा इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड भी कह सकते हो, ग्रे बॉक्स टेक्निक, और लास्ट में जो है बेटा वो है CAAT राइट, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड और असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। फाइन। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई ब्लैक बॉक्स टेक्निक किस चीज को कहते हैं, जरा गौर करो। मान लो ये हमारी इनपुट की एंट्री है, उसके बाद ये हमारा प्रोसेस, और उसके बाद ये हमारी आउटपुट राइट। और जो बीच वाली प्रोसेस है अगर उसको आप ब्लैक बना दो राइट, देखो ये हमने ब्लैक कर दिया, तो ये जो चीज बनी उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेक्निक। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता, बेटा समझाता हूं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि बीच वाले प्रोसेस को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दो, उसको देखना ही नहीं है। मतलब जो कोडिंग हुई है, जो प्रोग्रामिंग हुई है, सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन करता है उसको देखो ही मत, सिर्फ इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को स्टडी करो आप। अब आप कहेंगे कैसे, एग्जांपल के तौर पे बेटा अगर मैं सीए हूं और मुझे ये देखना है कि भाई सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है। सो व्हाट विल आई डू हियर, मैं यहां पे कुछ डमी ट्रांजैक्शंस डालूंगा, डमी ट्रांजैक्शंस। और मैं अगर सीए हूं, मुझे पता है ना कि अगर मैंने यहां पे डमी ट्रांजैक्शंस डाले तो उसकी इफेक्ट आउटपुट में कहां कहां आएगी। तो डमी ट्रांजैक्शंस डालने के बाद मैं उसकी इफेक्ट जो है वो हर जगह पर स्टडी करूंगा कि क्या ये बैलेंस शीट में सही ढंग से गई है, क्या ये इन्वेंट्री में सही ढंग से गई है, क्या ये कैश में सही ढंग से गई है, क्या ये ट्रायल बैलेंस में सही ढंग से गई है। और अगर गाइस मुझे आंसर मिलता है यस, जहां जहां इफेक्ट्स जानी चाहिए वहां वहां इफेक्ट्स चली गई है, तो बेटा मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि मेरा प्रोसेस एकदम सही ढंग से चल रहा है। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इस चीज को हम कहेंगे ब्लैक बॉक्स टेक्निक। हमारा कंटेंट क्या होगा एग्जाम के लिए कि यहां पे हम सिर्फ इनपुट आउटपुट के रिलेशन को स्टडी करते हैं, बीच वाली प्रोसेस को स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते। अब क्वेश्चन आया व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेक्निक राइट। व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेक्निक, तो बेटा यहां पे हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास जो प्रोसेस है, प्रोसेस का एक जो बॉक्स हुआ, ये आउटपुट, यहां पे हम उसको ब्लैक नहीं करेंगे। व्हाट डज इट मीन, यहां पे हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को नहीं देखते, हम सीधा प्रोग्रामिंग के ऊपर जाते हैं, हम सीधा प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। और अगर प्रोसेस हमारे प्रोग्रामिंग की तरह अच्छी तरीके से हुई मतलब ये सही है। मेरी बात समझ में आई? अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर प्रोसेस को हम सीए लोग कैसे
चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है। गाइस हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ पे, या तो हम जो कंप्यूटर का नॉलेज रखता है, जो कोडिंग का नॉलेज रखता है, ऐसे बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, और दूसरी बात हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें प्रोसेस को ऑडिट करने में हेल्प करे। ये दूसरा वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान रखो। हम ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जो हमें सॉफ्टवेयर की प्रोसेस को ऑडिट करने में हेल्प करे। दोबारा, हियर वी आर गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर्स which will help us to do the audit। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पे बात कर रहे हैं CAAT की। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जहां से हम प्रोसेस को ऑडिट करेंगे, और उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से गाइस, वो हम आने वाली स्टडी में थोड़ा उसको पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक और थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्रे बॉक्स टेक्निक किस चीज को कहते हैं? ग्रे बॉक्स के अंदर इन दोनों का मिक्सचर होगा। यहां पे मैंने क्या पढ़ा, आपको याद होगा, सिर्फ इनपुट आउटपुट रिलेशन देखी जाती है। यहां पे हमने क्या पढ़ा, सिर्फ प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है। यहां पे इन दोनों का चीज होगा कॉम्बिनेशन, मतलब इनपुट आउटपुट रिलेशन भी देखी जाएगी और प्रोसेस भी देखी जाएगी। जब ये दोनों टेक्निक्स हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस टेक्निक को हम ग्रे बॉक्स टेक्निक कहते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ऑडिट कैसे किया जाए? हमारे सिस्टम ऑडिट में सिस्टम के ऑडिट करने का पहला ट्रिक आपको दे दिया है। ठीक है, ओके तो अब आपको पता है कि अगर आपको सिस्टम ऑडिट करना है तो सॉफ्टवेयर और कंट्रोल दोनों को आपको ऑडिट करना होगा, राइट। मैंने कहा आप ऑडिट करने का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो ऑडिट करने के सॉफ्टवेयर हमारे पास है कितने? बेटा वैसे तो कई सारे हैं, पर हमारे सीए फाइनल के अंदर, राइट, हमें ये 5 ऑडिट टूल्स दिए गए हैं, और पांचों आपके एग्जाम में डिफरेंट शॉर्ट नोट के तौर पे आ सकते हैं। अब ये 5 हम एक ही साथ पढ़ेंगे इन वन डायग्राम। ठीक है, मैं जो यहाँ पे सेंटेंस बोलता हूं आप नोट करते जाइएगा। क्लियर गाइस? पहला हमारे पास है स्नैपशॉट टेक्निक्स, स्कार्फ टेक्निक्स, ITF, CIS एंड ऑडिट हुक। ठीक है, देखते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है स्नैपशॉट। ठीक है, अब ये किस चीज के ऊपर काम करता है? बड़ा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे एक वर्ड लिख देना, फ्लो ऑफ डेटा। सर नहीं समझ में आया, आता हो ना उसके ऊपर, पहले यहाँ पे देखो, स्कार्फ के अंदर लिख दो गाइस मास्टर फाइल। सर ये क्या होता है? आ रहा हूं अभी नहीं। ITF के अंदर लिख दो, बड़ा इसको याद करने का कोड है डमी ट्रांजैक्शन एंट्री, डमी ट्रांजैक्शन एंट्री, राइट। देखो इन छोटी छोटी बातों से आप पूरा कॉन्सेप्ट याद कर पाओगे। उसके बाद CIS में लिख दो बेटा एक्सेप्शनल एंट्रीज और एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ पे याद रखो टैगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बारी बारी डिस्कस करते हैं स्नैपशॉट टेक्निक क्या होती है ऑडिट की, वो जरा देखो। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन का एक प्री डिफाइंड फ्लो होता है, पता?
सॉफ्टवेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स का फ्लो किस तरीके से होगा आपको पता होना चाहिए गाइस, कि ये स्टार्ट होता है कस्टमर के ऑर्डर से। कस्टमर के ऑर्डर के बाद ये मार्केटिंग मैनेजर के पास जाएगा, उसके आईडी पासवर्ड के बाद वो जो प्रोसेस करेगा ये जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, और प्रोड्यूस की हुई चीज जाएगी वेयरहाउस के पास। वेयरहाउस के बाद गाइस ये जाएगी दोबारा मार्केटिंग मैनेजर के पास, और उसके बाद गाइस ये जाएगी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के पास, और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बाद ये एंट्री पहुंचेगी हमारे कस्टमर के पास। तो जनरली हमारे पास हर ट्रांजैक्शन का एक फ्लो हो सकता है हमारे एंटर सिस्टम में, ठीक है। अब स्नैपशॉट खुद एक कहता है, स्नैप मतलब राइट फोटो लेना। अब स्नैपशॉट क्या करेगा गाइस, जब भी हम कोई एंट्री करते हैं उस एंट्री की वो एक स्नैप ले लेगा, राइट। दो तरीके की स्नैप, पहला एंट्री शुरू होने से पहले, राइट, तो स्टार्ट पॉइंट वाला स्नैप, और दूसरा एंड पॉइंट वाला स्नैप, राइट। स्टार्ट स्नैप, एंड स्नैप। अब क्या होगा, हमारे पास पूरा फ्लो आ जाएगा कि पहले एंट्री कहां से शुरू हुई, फिर उसका फ्लो कहां गया, कहां कहां अफेक्ट हुए, कौन कौन से लेजर्स अफेक्ट हुए। समझ में आया? पूरा हमारा जो एक ट्रांजैक्शन है उसके फ्लो का एक फोटो बन जाएगा, एक स्नैप बन जाएगा। अब ये जो ऑडिटर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन स्नैप को स्टडी करेंगे कि भाई जहां जहां एंट्री होनी चाहिए वहां वहां इफेक्ट हुई है या नहीं हुई, जिस बंदे को एंट्री करनी चाहिए क्या उसी ने की है या नहीं की। और गेटिंग माय पॉइंट? तो स्नैपशॉट के अंदर हमारा जो ट्रांजैक्शन एंट्री होता है, जो सिस्टम का प्रोसेस होता है, राइट, उसका क्या हो जाता है, फोटो लिया जाता है, और फिर ऑडिटर लोग क्या करते हैं, उस फोटो को एनालाइज करते हैं, उस स्नैप को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या भाई ऑथोराइज्ड बंदे ने ही एंटर की है, आईडी पासवर्ड सही था, जितनी एंट्री होनी चाहिए उतनी हुई है, प्रोसेस जिस जगह पे इफेक्ट होना चाहिए था क्या उसी तरीके से गया है। स्नैपशॉट टेक्निक, अंडरस्टैंड? याद रखने का कोड क्या है, यहां पे फ्लो ऑफ डेटा को स्टडी किया जाएगा बाय यूजिंग व्हाट, स्नैप, ठीक है। ओके, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम, राइट, कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, ठीक है। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। आज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में से एक, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर लेते बड़ा, राइट, रेलवे वालों की बात कर लो या बैंकिंग वालों की बात कर दो, राइट, तो एक्चुअली दो चीजें होती है उसमें, राइट। एक होता है फ्रंट साइड और दूसरा होता है बैक साइड। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट साइड मतलब यूजर्स कंप्यूटर में एंट्री करते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, लेकिन बैकग्राउंड में एट द बैक साइड कहीं पे हार्ड डिस्क के अंदर एक छोटी सी लॉग फाइल ऑटोमेटिकली मेंटेन होती जाती है। समझ में आई मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूजर नंबर 1 ने सुबह 10 बजे उस सिस्टम में लॉग इन किया, उस बंदे को तो पता भी नहीं होगा कि जैसे ही उसने लॉग इन किया उस लॉग इन की एंट्री सिस्टम के बैकग्राउंड में मेंटेन होने वाली एक फाइल में सेव हो गई है, और वो कोई यूजर जैसा बंदा देख नहीं सकता, राइट। वो जो लॉग फाइल है उसे ही हम कहते हैं स्कार्फ फाइल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते गाइस, आपके वेबसाइट का एक हिस्ट्री बन जाता है, आपने कब एक्सेस किया, क्या एक्सेस किया, सब बनता है नहीं बनता। मतलब क्या, अगर मुझे आपकी पोल खोलनी हो कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, सारी बातें मुझे हिस्ट्री में से पता चल सकती है। वैसे गाइस स्कार्फ जो होती है वो एक ऑडिट फाइल है। वो क्या होता है, सिस्टम के पीछे जो एक बैकग्राउंड होता है, जो अपन कहते हैं ना अंदर की साइड में हिडन फॉर्म में मेंटेन होती रहती है। और मान लीजिए अगर कोई गड़बड़ हुई या कोई ऑडिटर साहब आए और अगर उनको ये देखना है कि आखिरकार कौन से बंदे ने कब इस सिस्टम को एक्सेस किया था, कौन से लॉगिन आईडी से किया था, एक्सेस करने के बाद उसने क्या क्या चीजें देखी, कहाँ पे उसने एरर की, कहाँ पे उसने अथॉरिटी वायोलेट की, ये सारी बातें ओके बैकग्राउंड में इस फाइल में सेव हो जाएगी। समझ में आया? दोबारा हम दोनों को कंपेयर करते हैं। स्नैपशॉट में जो हमारे डेटा का प्रोसेस होता है उसके प्रोसेस की
स्नैप ली जाती हैं, ऑडिटर उसको स्टडी करता है। स्कार्फ के अंदर क्या होता है, हम जो भी चीजें हमारे सिस्टम में प्रोसेस करवाते हैं, राइट, उसका पूरा एक लॉग फाइल बन जाता है। यहां पे ध्यान रखना, लॉग फाइल, ठीक है। और हमारे स्टडी मेट में इस लॉग फाइल का नाम दिया गया है स्कार्फ मास्टर फाइल। समझ में आया? जो ऑडिटर को हेल्प करती है कौन से यूजर ने क्या क्या एंट्री की। अब ये किस काम में आता है? मान लीजिए हमारे में से किसी यूजर ने कोई फ्रॉड किया और गलत एंट्री डाल दी हमारी प्रोसेस में, और वो मानने से मना कर रहा है कि साहब मैंने एंट्री नहीं की, बड़ा स्कार्फ फाइल में उस बंदे ने कब सिस्टम में एक्सेस किया था उसका पता लग जाएगा, और उस आधार पे उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। स्कार्फ इज क्लियर? फाइन। हमारी जो तीसरी बात है वो है ITF, द थर्ड ऑडिट टूल। ITF का फुल फॉर्म हुआ यहां पे इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसी सॉफ्टवेयर के साथ एक और एम्बेडेड प्रोग्राम लगा होता है। जरा गौर करना यहां पे, एम्बेडेड प्रोग्राम, राइट। अब इस प्रोग्राम का काम क्या होता है, ये प्रोग्राम आपको एक छोटी सी प्रिविलेज देता है। ये क्या करेगा, अगर दोस्तों आपको ये देखना हो कि भाई ये सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपने ही सिस्टम में डमी एंट्रीज डाल सकते हो। जरा गौर करना, डमी एंट्रीज। अगर आपको चेक करना है कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है नहीं करना, आप कुछ डमी एंट्री डाल दो उसके अंदर। आप एक सेट बना लो, 500 एंट्रीज, 1000 एंट्री, 1500 एंट्री, राइट। वो एंट्री बनाने के बाद अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दो एंड देन ट्राई टू चेक द इफेक्ट। अभी मैंने समझाया था ब्लैक बॉक्स टेक्निक, है ना। आप एंट्री करने के बाद उसकी इफेक्ट को देखो, अगर इफेक्ट सेम है जो आनी चाहिए तो मतलब आपके सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है। और अगर मान लीजिए गाइस उन डमी एंट्री में जो रिजल्ट आया वो सेम नहीं है, वो प्रिंसिपल से अलग है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अलग है, राइट, वो हमारी किसी सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन दिस सॉफ्टवेयर, यू हैव टू वर्क ऑन दिस सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ITF में दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब आप ऐसी डमी एंट्रीज को आपके सॉफ्टवेयर में डालोगे, राइट, तो सॉफ्टवेयर के अंदर डालने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, व्हाट विल यू टेक इन योर माइंड। बेटा आपको इस डायग्राम में एक छोटी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, और वो क्या कि अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर डमी एंट्री डालेंगे और बेटा अगर हमें मालूम नहीं रहा कि वो डमी एंट्रीज कौन कौन सी थी, तो वही डमी एंट्रीज हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगी, और बेटा बाद में उसको निकालोगे कैसे। और गेटिंग माय पॉइंट? तो डमी एंट्रीज डालने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उन डमी एंट्रीज का एक अलग से कोड बनाना चाहिए। जब आप कोई भी मटेरियल फॉलो करोगे या अपना स्टडी में फॉलो करोगे अपने ICAI का, वहां पे वर्ड लिखा है टैग डाल दो। क्या डालना है, हर एंट्री को कोड दे दो, टैग दे दो, ताकि बाद में अगर आपको डमी एंट्री को आइडेंटिफाई करना हो तो आप आसानी से उसको कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे कि अगर आपको डमी एंट्री डालनी है, आप ऐसा कोड डाल सकते हैं DM, राइट, तो वो सारी एंट्रीज जो DM से शुरू होती है वो हमारी डमी एंट्रीज है, राइट। और जब आपको उसको रिमूव करना हो, आप एक सिर्फ फिल्टरेशन कर दो अपनी एंट्री का, सारे DM वाली एंट्रीज आएगी और फिर उसको नलीफाई कर दो। गॉट द पॉइंट? ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है हमारे CA फाइनल में, राइट, स्टडी मेट के अंदर हमारे इस पॉइंट के बाद ये दूसरा पॉइंट आता है, दैट हाउ विल यू रिवर्स, हाउ विल यू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ITF डमी एंट्रीज। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता। बड़ा इस क्वेश्चन से बड़ा कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। दो रास्ते हैं। अगर आपका ये सॉफ्टवेयर आपको एंट्रीज डिलीट करने का ऑप्शन देता है तो इस डमीज एंट्री को आइडेंटिफाई करने के बाद डिलीट कर दो। और मान लो आप SAP जैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो जो कभी भी एंट्रीज डिलीट करने का आपको चांस नहीं देता है, तो वहां पे गाइस एक रिवर्स एंट्री पास कर दो। मतलब क्या हुआ, अगर 500 डमीज एंट्री डाली है उसके सामने रिवर्स एंट्री डाल दो, एंट्रीज क्या हो जाएगी, नलीफाई।
तो इजी क्वेश्चन है कि भाई अगर सीए फाइनल में पूछा गया कि आईटीएफ में डमी एंट्री डालने के बाद उसको नलीफाई कैसे करे, जरा सोचो बेटा, कितना आसानी से लिखा लेकिन आप उसको क्रैक नहीं कर पाए। पर होप इस डायग्राम को पढ़ने के बाद अब आप उस पैराग्राफ को आसानी से समझ पाओगे। क्लियर? आगे जाते हैं गाइस, सीआईएस। सीआईएस का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटरमिटेंट सिमुलेशन, राइट। अब वंस अगेन वही स्टूडेंट का क्वेश्चन, सर नहीं समझ में आता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। डोंट वरी, अपन है ना। देखो गाइस, यहां पे हमारा जो याद रखने का कोड है वो है एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले एक्सेप्शनल चीज को समझ लो। देखिए, छोटी मोटी अकाउंटिंग की बात बता दो कि हम जानते हैं जनरली कभी भी किसी डेटर का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता अगर उसने एडवांस नहीं दिया है तो। और मान लो एडवांस नहीं दिया फिर भी डेटर का क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब क्या हुआ, प्रोसेस पे कहीं पे लोचा है बस, आया ना। कभी किसी क्रेडिटर का जनरली डेबिट बैलेंस नहीं होता, कभी किसी कैश का जनरली नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। वैसे जब हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं और उस प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से कुछ चीजें होना नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के अंदर आपको बता देगा इसकी हर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में बैंक मैनेजर के हिसाब से लोन का क्राइटेरिया सेट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांच का जो बैंक मैनेजर होता है वो सपोज 50 लाख से ज्यादा की लोन ग्रांट नहीं कर सकता, लेकिन मान लो उसने सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा किया कि हो गया, मतलब क्या हुआ, वो एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है। एज पर द रूल्स इट शुडंट बी अलाउड, बट अगर अलाउ हुआ है मतलब प्रोसेस में कहीं पे गड़बड़ी है। बेटा यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? अब सीआईएस का सॉफ्टवेयर अगर है तो वो क्या काम करेगा, आइए बताते हैं। देखिए स्टेप्स को याद रखिए। सबसे पहले ये प्री डिफाइंड रूल्स को स्टडी करता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर के रूल्स क्या हैं। उसके बाद आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो हर ट्रांजैक्शन को ये सॉफ्टवेयर स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो बेटा ये एज पर द रूल है, एज पर द रूल है, या फिर ये एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है। और एक ध्यान रखिए, जैसे ये एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन उसके नोट में आया कि भाई ये तो हमारे रूल के हिसाब से नहीं है, वो उसकी एक लॉग फाइल बना देगा, मतलब उसका एक रिकॉर्ड कर देगा। वो उसको डिसअलाउ नहीं करेगा, उसका एक रिकॉर्ड बना देगा बैकग्राउंड में स्कार्फ की तरह कि भाई यहाँ इतने इतने ट्रांजैक्शंस में हमें एक्सेप्शंस मालूम हुई है। अब ऑडिटर आएगा, इस एक्सेप्शनल लॉग फाइल को उठाएगा और इन सारी के सारे ट्रांजैक्शन को वो डिटेल में चेक करेगा। समझ में आया इतना कि भाई आखिरकार एक्सेप्शन क्यों आया। अगर वैलिड है तो ठीक है, अगर नहीं वैलिड तो वो मैनेजमेंट से इसके आंसर मांगेगा। समझ में आया सीआईएस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? फाइन। ऑडिट हुक्स काफी आसान और काफी इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा टैगिंग, राइट। तो मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हम कुछ सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सिस्टम के अंदर मान लीजिए कई सारे अकाउंट्स होंगे, कई सारे लेजर्स होंगे, राइट, कई सारी यहाँ पे प्रोफाइल्स होंगी, ठीक है, कई सारे उसके यूजर्स होंगे, है ना। अब कुछ यूजर्स हमें सस्पिशियस लगते हैं, यहाँ पे डाउटफुल लगते हैं, कुछ यूजर हमें फ्रॉड्यूलेंट लगते हैं। और गेटिंग द पॉइंट? अब आप समझो गाइस कि भाई अगर आप को पता है कि टोटल में से कुछ यूजर सस्पिशियस है, डाउटफुल है, तो बेटा आप क्या करना शुरू करोगे, आप उनके ऊपर नजर डालना शुरू कर दोगे, हायर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दोगे, उनकी हर एक एक्टिविटी को ट्रेस करना शुरू कर दोगे, कहाँ जाते हैं, कब खाना खाते, कब पीते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी तरीके से अगर कोई अकाउंट्स, कोई एंट्री, कोई लेजर, कोई प्रोफाइल, कोई यूजर अगर आपको अनयूजुअल लगता है, फ्रॉडुलेंट लगता है, डमी लगता है, गड़बड़ वाला लगता है, तो बेटा आप क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर लेंगे ऑडिट हुक का। जरा गौर करना, ऑडिट हुक का एक सॉफ्टवेयर लेंगे और उस सॉफ्टवेयर में ये सारी प्रोफाइल्स को आप टैग कर देंगे। टैग का मतलब ये हुआ कि अब वो आपके रडार में है। समझ में आया?
मतलब क्या हुआ, ऑडिट हुक नाम का सॉफ्टवेयर अब इन सारे प्रोफाइल की हर हरकत को रिकॉर्ड करेगा, कब, कहां, कैसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर चीज, कब उसने एंट्री की, कितनी बार एंट्री की, कितनी बार पासवर्ड एंटर करने की कोशिश की, कितनी बार वो फेल हुए, कितनी बार वो सक्सेस हुए। समझ में आया? तो ऑडिट हुक का काम होता है ऐसे सस्पिशियस फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स को टैग करना, और जैसे उस सिस्टम में मैनेजमेंट या ऑडिटर ने टैगिंग डाल दी, ये सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के अंदर उसकी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। और जैसे ऑडिटर अब उसको एक्सेस करना चाहेगा, देखना चाहेगा, उस फाइल को उठाएगा, स्टडी करेगा, देखेगा कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज है या नहीं है, और अगर सब कुछ सही रहा तो कोई बात नहीं है, और अगर गलत हुआ बेटा तो ऐसे अकाउंट्स को सिस्टम में से निकाला जाएगा, उनको ऑनलाइन एक्सेस नहीं दी जाएगी। समझ में आया इतना? आया ना? ठीक है, तो दोबारा इस पूरी चीज को आप देख लो बेटा। स्नैपशॉट, फोटो वाली चीज, स्कार्फ, बैकग्राउंड में सारी एक्टिविटी जो मॉनिटर होती है उसको वो सेव करता है। ITF गाइस, आप डमी एंट्री डालते हो, दो बातें याद रखनी है, कैसे डालनी है, कैसे रिमूव करनी है। CIS में डिफरेंट एक्सेप्शन वाली पॉइंट को अलग रखता है। ऑडिट हुक कैसे काम करता है, आप कुछ टैग करते हो वहां पे, और जिन जिन अकाउंट्स को, जिन जिन एंट्रीज को, जिन जिन प्रोसेसेस को आपने टैग दिया है उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है ये ऑडिट हुक वाला प्रोग्राम। समझ में आया कि आखिरकार ये सारे टूल्स ऑडिटर को कैसे हेल्प करते हैं? गॉट द पॉइंट? बड़ा इतना समझने के बाद आप जरा हमारे इन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करो और बताओ कि क्या ये पढ़ने के बाद आपको इनमें से कुछ समझ में आया। आइए हम बारी बारी चेक करते हैं इस थियरी के बाद। क्या अब बेटा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ IAS ऑडिट समझ में आया? याद आया रेलवे वाला एग्जाम्पल है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, याद आया वो सारे पॉइंट? इनपुट के कोई एविडेंस नहीं होते, ऑडिट की कोई ट्रेल नहीं होती, राइट? वहां पे यूजर खुद एंट्री करता है, आउटपुट वगैरह कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया कंटिन्यूस ऑडिट टूल्स कौन कौन से हैं? देखो बेटा अभी हमारे बोर्ड के ऊपर है, हमने 5 आपको पढ़ा दिया। अब आप कहेंगे सर इसको कंटिन्यूस ऑडिट टूल्स क्यों कहते हैं? ठीक है, इसका एक और नाम है एम्बेडेड ऑडिट टूल्स, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे टूल्स प्रोसेस खत्म होने के बाद इस्तेमाल नहीं करते, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर चलता जाता है पैरेलली ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, इसलिए उसको अपन कंटिन्यूस ऑडिट टूल्स कहते हैं। उसके बाद जरा देखो व्हाट इज CAAT। सिंपल, ये सारे टूल्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम ऑडिट कर सकते हैं। सो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर से ऑडिट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्नैपशॉट क्या है? ये रहा। स्कार्फ किसे कहते हैं? ये रहा। CIS एंड ऑडिट हुक, क्लियर? उसके बाद वेज टू एंटर एंड रिमूव द एंट्री फ्रॉम ITF पढ़ा दिया था। कैसे ITF में एंट्री करो तो बड़ा टैग डालना है ताकि बाद में वो ट्रांजैक्शन जो डमी वाले हैं वो खो ना जाए। रिमूव करने के 2 तरीके हैं। अगर सॉफ्टवेयर डिलीट का ऑप्शन देता है तो डिलीट कर दो, अगर ऑप्शन नहीं देता तो उसकी रिवर्स एंट्री डाल दो, हमारी इफेक्ट बैलेंस शीट या P&L में नलीफाई हो जाएगी। स्कार्फ मास्टर फाइल किसे कहते हैं? बड़ा स्कार्फ मास्टर फाइल ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया। बैकग्राउंड पे एक ऐसी फाइल जो हर चीज को लॉग फाइल में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड के तौर पे रखता है। एक्सेप्शनल लॉग फाइल, ये बड़ा अपने CIS में आया। जो भी एक्सेप्शनल एक्टिविटीज है वो लॉग फाइल में प्रिपेयर करेगा और ऑडिटर उसको एक्सेस करके एरर्स को जानने की कोशिश करेगा। अब बड़ा ये जो चीज़ है कंट्रोल्स एंड इट्स टाइप्स, राइट, ये हम आपको अगले सेशन में पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ये पढ़ा दिया तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ तक। और ये जो बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेक्निक किसे कहते हैं, व्हाइट बॉक्स किसको कहते हैं, ग्रे बॉक्स किसको कहते हैं, और राइट कई सारी टेक्निक्स जो यहाँ पे हमने डिस्कस की वो सॉफ्टवेयर के ऑडिट करने के कई सारे तरीके। याद आया? होप यू आर क्लियर। अगले लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।